हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? तो चलिए वापस से आ गए हम फिर एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? CUET के डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 डिटेल में समझ लिए थे। आज हमें क्या स्टार्ट करना था? चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट MCQs सॉल्व करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। मैं अभिषेक त्रिपाठी आपको फिजिक्स पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर 4 के MCQs आज हमें सॉल्व करने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो हमने पढ़ा था ऑरेस्टेड लॉ, ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? चार्ज का मूव होना जरूरी है, करंट फ्लो होना जरूरी है, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो क्या होना चाहिए? चार्ज मूव होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, या फिर मूविंग बाय चार्ज, ओनली बाय मूविंग चार्ज। यहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड से। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है कि बायोट-सेवर्ट लॉ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो बायोट-सेवर्ट लॉ इंडिकेट दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v produces a magnetic field such that जो चार्ज मूविंग होगा v वेलोसिटी से, वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन हमें पता करनी है। चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। मान लीजिए अगर चार्ज ऊपर मूव कर रहा होगा तो करंट मान लेते हैं ऊपर बन रही होगी, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रही होगी। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था कि अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो अपने दाहिने हाथ से हमें इस वायर को इस प्रकार से होल्ड करना है कि करंट किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? थंब की डायरेक्शन में। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स यानी फिंगर्स का जो मुड़ाव है वो क्या बताएगा? वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। तो अगर हम कुछ इस तरह से घूमे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे मिलेगी, कुछ सर्कुलर ऐसा, ये मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए इस पॉइंट पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ ऐसे, ये आएगा टेंजेंट। इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर बाहर की तरफ, इस पॉइंट पर अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ, इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ, ठीक है ना? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, यहां से देखें तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी v। ये v वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो टेंजेंट होगी, हमेशा क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। तो b इज परपेंडिकुलर टू v। जो b होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो v के हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। कोई समस्या यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? एक डायग्राम दे दिया है। एन एलिमेंट डेल्टा आई, एन एलिमेंट डेल्टा आई इज इक्वल्स टू, जो एलिमेंट है वो क्या है? डेल्टा आई इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप दिया हुआ है। ये डेल्टा एल होना चाहिए था, आई लिख दिया गया है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ये एलिमेंट जो है डेल्टा एक्स लेंथ का, ये कहां रखा है? ओरिजिन पे रखा है, और इस पर करंट कितनी है? 10 एम्पियर की करंट है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी इसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जिसकी डिस्टेंस 0.5 मीटर वाई एक्सिस पर दी हुई है। एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम डेल्टा एक्स को लिखना चाहें तो डेल्टा एक्स को सिंपल सा लिख सकते हैं, यानी पूरा जो डिस्टेंस होगा, सॉरी डेल्टा एक्स नहीं, आर डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो भैया B इज इक्वल टू क्या होता है? B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। आई क्रॉस डीएल अपॉन आर स्क्वायर ये वैल्यू होती है। हमसे क्या पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी?
तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर। अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना। यहां पर वेक्टर का लॉ लगेगा, वेक्टर का नियम लगेगा। वेक्टर के नियम आपको अगर याद होंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहां पर देखिए I क्रॉस dl लगा हुआ है। करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, लेंथ किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में है। भाई I 10 एम्पियर, I क्रॉस dl यानी क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। और I कैप, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग I कैप है और जो लेंथ है वो y एक्सिस के अलोंग है, तो y एक्सिस के अलोंग क्या लगता है, j कैप लगता है। और I और j का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, k कैप मिलता है। कहीं ऑप्शन में k कैप दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए में देखिए k कैप दिख रहा है, 4 × 10⁻⁸ 10 k कैप। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हमें पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि ये किस डायरेक्शन में है। I क्रॉस dl होता है, क्रॉस प्रोडक्ट लगता है। नहीं समझ में आ रहा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगा, तो इसका फॉर्मूला होता है μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। I dl sin थीटा होता है ना, तो sin थीटा कब लगता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। sin थीटा कब लगता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट होने पर cos थीटा लगता है। तो भैया I और dl, I की वैल्यू किस एक्सिस पे थी, I की वैल्यू किस एक्सिस पर दिया हुआ था, x एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस किस एक्सिस पर दिया गया था, y एक्सिस पर दिया गया था। तो I क्रॉस j होगा और I क्रॉस j करेंगे तो k कैप आएगा। आंसर हमारा k कैप में आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन k कैप में नहीं है। I कैप, j कैप, j कैप, जो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है देयर इज अ थिन कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट। एक बहुत पतली सी वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट चल रहा है उसमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ। कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो आपको बताना है। तो भैया कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। What is the value of magnetic field induction at any point on the conductor itself? कंडक्टर खुद की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके बारे में बताना है। क्या करना है, खुद की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसके बारे में बताना है। तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल कितना होगा, खुद की वजह से पूछ रहा है इसलिए एंगल कितना, 90 डिग्री नहीं भाई, एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। खुद की वजह से पूछ रहा है ना। What is the value of magnetic field induction at any point on the conductor itself? खुद की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री, करंट और लेंथ के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो B इज इक्वल टू क्या होता है, μ0/4π होता है। I dl साइन थीटा होता है, और साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक हीलियम न्यूक्लियस है। अ हीलियम न्यूक्लियस मूव्स इन अ सर्कल ऑफ 0.8 मीटर। एक हीलियम का न्यूक्लियस है वो किस में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.8 मीटर उसकी रेडियस है। रेडियस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक चक्कर लगा लेता है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये बताइए रिंग की वजह से, सर्कुलर रिंग की वजह से, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग की वजह से r डिस्टेंस पर हमने पता किया था जब इसकी रेडियस a हो तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हमने। कितनी निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू μ0/4π 2NIA² अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमने डेरिवेशन तो नहीं किया था, ये फॉर्मूला बताया गया था आपको कि ये फॉर्मूला होता है। हमें इसको कैलकुलेट करके क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो भैया देखिए यहां से 2 से 2 कट जाएगा, अच्छा 2π यहां पर भी होता है तो 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या बच गया, μ0 इंटू NIA² अपॉन a² प्लस x² की पावर 3/2।
यहाँ ये डिस्टेंस x यानी ये r डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो 0 है, ये डिस्टेंस तो कह रहा है ना एट द सेंटर, सेंटर का मतलब ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट n की वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन, अच्छा 2 भी है, 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, तो म्यू नॉट की वैल्यू तो म्यू नॉट ही रहेगी। करंट की वैल्यू दिया है, नहीं दिया है, तो करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। करंट की वैल्यू क्या होती है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। हीलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, तो I की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.8 आ जाएगा। तो भैया 0.8 से 0.8 इंटू 2 1.6 होता है, ये पूरा कैंसल, तो आ जाएगा क्या 2 म्यू नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 2 म्यू नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से हमने करंट निकाल लिया, सेंटर पर फॉर्मूला निकालना था, वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू हमने 0 कर दी, जैसे x की वैल्यू 0 की हमें वैल्यू मिल गया म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2a, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये वैल्यू हो गई, और सॉल्व करने पर हमें वैल्यू ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर अ टोरॉइड, टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू बतानी है। तो टोरॉइड की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन इनक्लोज्ड बाय द वायर्स टर्न्स इन गिवन बाय, तो टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है भैया, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल्स टू क्या होता है, b डॉट dl इज इक्वल्स टू होता है सर म्यू नॉट ni होता है, क्या होता है म्यू नॉट ni होता है। तो अगर हम b निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dl करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl करना पड़ेगा, और वायर को टोरॉइड बनाते हैं तो कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। सर्कल का लेंथ निकालेंगे तो क्या आएगा 2 पाई r आएगा, तो b और इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा, म्यू नॉट ni हो जाएगा। यहां से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r, म्यू नॉट ni अपॉन 2 पाई r, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विल बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताया भी गया था फॉर्मूला, फोर्स मूविंग चार्ज पर कितना होता है, तो QVB sin थीटा होता है। यहां पर कह रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो QVB sin 90, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, वैल्यू कितनी आ जाएगी F इज इक्वल टू आ जाएगी QVB, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अगर है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E इज मूविंग पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। अगर पैरेलल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ, द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स भैया मूविंग चार्ज पर कितना होता है, अभी हमने पढ़ा QVB sin थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है मूविंग पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर वैल्यू 0 हो जाएगी तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलरली टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, 3 केस बताए गए थे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर एंटर किया तो सर्कुलर, पैरेलल एंटर किया तो स्ट्रेट लाइन, किसी तीसरे एंगल पर एंटर किया तो स्पाइरल, कैसा बनेगा
स्पाइरल बनेगा। फिलहाल क्वेश्चन में कह रहा है परपेंडिकुलर इंटर करिए, अगर परपेंडिकुलर इंटर करेंगे तो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कुलर, पाथ कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहे कि इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज डबल, अगर हम वेलोसिटी क्या कर दें, डबल कर दें किसी चार्ज पार्टिकल की, एंड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू हाफ, और वैल्यू क्या कर दें मैग्नेटिक फील्ड की, आधी कर दें, देन द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, तो चार्ज पार्टिकल की रेडियस क्या होगी। यानी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर कराया जाए, परपेंडिकुलरली एंटर कराने के बाद जो वो मूव करेगा तो कितनी रेडियस पर मूव करेगा, सर्कुलर पाथ तो लेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ लेने के लिए कितना रेडियस मूव कराएगा, वो रेडियस पता करना है। तो भैया अगर रेडियस से मूव करेगा, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल चला जाता है, चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाता है, तो कैसे मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, तो जो F इज इक्वल टू QVB होगा, F इज इक्वल टू QVB, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा किसके, mv²/r के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे कहां से मिलेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चार्ज पार्टिकल से मिलेगा, चार्ज पार्टिकल पर मिलने वाले फोर्स से मिलेगा। तो mv²/r इज इक्वल टू QVB, यहां से b से एक v कट जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी सर mv/qb आ जाएगी, mv/qb आ जाएगी। ये तो हो गया हमारा r रेडियस। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस एंड वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो r डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, m तो वही रहेगा, 2v कर दिया जाए और q इंटू b/2 कर दिया जाए, तो भैया ये 2 रिवर्स करके ऊपर पहुंचेगा, 2 2 जा 4, mv/qb हो जाएगा। और mv/qb क्या है, पुरानी वाली रेडियस की वैल्यू है। तो अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया है, वेलोसिटी को डबल कर दिया है और मैग्नेटिक फील्ड को आधा कर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, कैसे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है along the axis of current carrying solenoid, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की एक्सिस के along, भैया ये है कुछ, ये है सोलेनॉइड, मान लीजिए ऐसे सोलेनॉइड बनता है, यहां से करंट एक चार्ज को या इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही आंसर होगा। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेलरेशन कर जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा अलोंग द एक्सिस। द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर अबाउट द एक्सिस, जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा अबाउट द एक्सिस। द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एट 45 डिग्री, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 45 डिग्री पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टू द एक्सिस एंड हेंस एग्जीक्यूट अ हेलिकल पाथ, हेलिकल का मतलब है स्पाइरल पाथ। द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता रह जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रॉन पर F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, क्या लगेगा, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा लगेगा। अब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अगर करंट ऊपर की तरफ हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगी, और अगर करंट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसी डायरेक्शन में हुआ, यानी इस डायरेक्शन में हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी। यानी एंगल या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री हो सकता है, या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री और 0 डिग्री में वैल्यू कितनी मिलती है, 0 मिलती है। यानी फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 लगेगा तो क्या एक्सेलरेटेड मोशन होगा, नहीं हो सकता। क्या इलेक्ट्रॉन के पाथ पर कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूअली मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लग रही है।
कोई भी फोर्स नहीं लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे की ओर उसी एक्सिस पर बढ़ता रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग वो चलता रहेगा, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू पैरेलल वायर्स आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट एंड 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर करंट्स आर फ्लोइंग इन द वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। भैया एक वायर ये है, इस पर 1 एम्पियर की करंट और दूसरी वायर ये है, इस पर 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दिया, 1 मीटर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। तो हम ये जानते हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। वायर के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट होगी तो अट्रैक्टिव होगा। फिलहाल अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव तो गायब हो जाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा। इन्हीं को चेक करना है कौन सा आंसर हमारा सही होगा। यहाँ 6 × 10⁻⁷ 6 × 10⁻⁵ चेक करना है। तो भैया क्या कह रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ यानी F/L पूछ रहा है। तो μ0/4π इंटू 2I1I2/R, ये फॉर्मूला लग जाएगा। 10⁻⁻7 होता है 2I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू 3 एम्पियर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 1 मीटर हो गई। तो 3 2 6 × 10⁻⁷ क्या आ जाएगा, 6 × 10⁻⁷। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भैया कि अ सर्कुलर लूप ऑफ एरिया ए। सर्कुलर लूप कितना है, एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर के रूप का है, जिसका एरिया कितना है, ए एरिया है, कैरिंग करंट आई, और इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। ये कहां रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। कहां रख दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, कैसे रखा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। अब बताइए इसका मतलब क्या हो गया, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप है। मतलब मान लीजिए ये हाथ मेरा प्लेन ऑफ लूप है, कैसा है, ये लूप है, ये तो प्लेन होगा ना इसका, तो ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब किसी प्लेन का एरिया कैसे निकालते हैं, प्लेन का एरिया निकलता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो सर्कुलर लूप है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर है, प्लेन ऑफ लूप के परपेंडिकुलर है, और एरिया वेक्टर भी प्लेन ऑफ लूप के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी बी और ए के बीच का एंगल कितना है, एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि बी भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी इज मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, और एरिया तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप होता ही है। तो बी और ए के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो भैया टॉर्क पूछा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, बिना साइन थीटा। क्या होता है, बिना साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0, और साइन 0 तो टॉर्क 0। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन था इसीलिए एंगल 0 डिग्री बना, अगर पैरेलल टू द प्लेन होता तो एंगल क्या बनता, 90 डिग्री बनता, फिर वहां पर वैल्यू निकल जाती। चलिए, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग इज 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड करंट ऑफ 10 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट। और करंट कितनी फ्लो हो रही है सर्कुलर लूप से, सर्कुलर रिंग से करंट कितनी पास हो रही है, 10 एम्पियर करंट पास हो रही है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, 0.1 टेस्ला है। T is applied perpendicular to the plane of ring। ये देखिए पुराने वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, perpendicular to the plane of ring। अगर भैया perpendicular to the plane of ring हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगर ना होता तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता, टॉर्क इक्वल टू हो जाता बीना साइन थीटा। फिर बी की वैल्यू हम क्या लगा देते, अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता तो फिर 0.1 लगाते, आई की वैल्यू 10 लगाते, नंबर ऑफ टर्न्स दिया नहीं है तो कोई नहीं 1 लगा देते, और एरिया लगा देते 1 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप है, मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट है m इज इन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री, वर्क डन कितना होगा 30 डिग्री वर्क डन पूछ रहा है, वर्क डन रोटेट कितना करना है 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। फिर देखिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर फिर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया तो वैल्यू कितनी, वर्कडन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, वर्कडन की वैल्यू क्या 0, कहीं पर भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आना ही आना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा रहेगा और आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा, 110% ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, देखिएगा। चलिए, the current I is flowing in a coil of area A, करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है I करंट फ्लो हो रहा है किस पर, एरिया कितना है A एरिया है विद द नंबर ऑफ टर्न्स N, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N है, देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल M विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA, क्या होता है NIA, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन, a galvanometer is a galvanometer of resistance 25 ohm, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम है, shows a full deflection for current of 10 मिली एम्पियर, फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है कितने पर 10 मिली एम्पियर पर, टू कन्वर्ट इट इनटू 100 वोल्ट रेंज वोल्टमीटर, कितने में कन्वर्ट करना है इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, रेंज कितना होना चाहिए 100 वोल्ट का रेंज होना चाहिए, द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस इज, तो भैया देखो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, लो रेजिस्टेंस लगाना, लो रेजिस्टेंस लगाना होता है किसमें, लो रेजिस्टेंस लगाना होता है किसका, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में, जबकि वोल्टमीटर में बदलने के लिए हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना होता है। तो फिलहाल हमें करना क्या है, वोल्टमीटर में बदलना है, किसमें बदलना है वोल्टमीटर में बदलना है, तो अगर वोल्टमीटर में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G, क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G, V क्या है जिस रेंज में हमें वोल्टमीटर बनाना है, किस रेंज में बनाना है 100 वोल्टमीटर के रेंज में बनाना है, 100 वोल्ट के रेंज में, IG का मतलब क्या है मैक्सिमम करंट जिसमें फुल डिफ्लेक्शन दिखेगा, यहां पर क्या कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट ऑफ 10 एम्पियर 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ये सॉल्व कर लीजिए आंसर आपके हाथ में होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर 3 माइनस 25, ये हो जाएगा क्या 10,000 माइनस 25, 10,000 माइनस 25 यानी 9,975, 9,975 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, 9,975 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए वायर का, जिससे हम उसको किसमें बदल सके, जिससे उसको हम वोल्टमीटर में बदल सकें। ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अगर मान लीजिए हमें किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तब क्या करें, तो मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ये यहां से करंट आनी है, मान लीजिए हमें क्या करना है, यहां पर करंट जानी कितनी है IG करंट में ये फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, क्या करता है IG करंट में फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, हम चाहते हैं हम इसकी हेल्प से I एम्पियर की करंट को मेजर कर पाए, कितने एम्पियर करंट जो IG से बहुत बड़ी हो, मान लीजिए 10 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दिखा देता है, हम चाहते हैं 10 एम्पियर की करंट को मेजर करना, कितना 10 मिली एम्पियर में फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, 10 मिली एम्पियर में ये गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दिखा देगा, इसके बाद इसका कांटा आगे जाएगा ही नहीं, हम चाहते हैं हम इससे कितना मेजर कर पाए 10 एम्पियर मेजर कर पाए, तो क्या करेंगे अगर हम यहाँ पे 10 एम्पियर मेजर करना चाहते हैं तो इसमें फुल डिफ्लेक्शन के लिए IG करंट ही जाए
और इससे हम क्या लगा दें, बगल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दें जिससे मैक्सिमम करंट पास हो जाए। इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें करंट मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें जाएगी I माइनस आई जी करंट जाएगी। तो हम जानते हैं कि पैरेलल में होने पर वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में होने पर वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज सेम होने की वजह से, वोल्टेज सेम होने की वजह से भैया ये दोनों का वोल्टेज अगर बराबर होगा तो रेजिस्टेंस और करंट का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर वोल्टेज बराबर है तो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस G है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, करंट कितना है, IG है, इसका रेजिस्टेंस हमें R पता करना है और करंट कितनी है, I माइनस IG की वैल्यू है। तो भैया अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो कि कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएं जिससे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिजायर्ड एमीटर में चेंज हो जाए, जिससे हमें क्या करना पड़ेगा, GIG अपॉन I माइनस IG करना पड़ेगा, GIG अपॉन I माइनस IG करना पड़ेगा। तो R की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर क्वेश्चन में आ गया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका क्वेश्चन भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, सीरीज पैरेलल में लगाएंगे लो रेजिस्टेंस, और अगर हमें वोल्टमीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना होगा तो हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे सीरीज में, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, अभी यही तो पढ़ रहे थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, फिर एक पॉलीगन शेप्ड है, पॉलीगन शेप वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक पॉलीगन शेप की वायर है, पॉलीगन शेप की वायर, उसको किसमें बदला गया, वो सर्कुलर रेडियस में बदला गया, जिसकी रेडियस आर थी। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो इंडक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर tan पाई बाई एन। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है इसका, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, डेरिवेशन तो करना नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर tan पाई बाई एन। क्लियर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, ये देखिए क्या आ गया, फॉर अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ऑफ रेडियस ए, सिलिंड्रिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, ए रेडियस है। Which of the following graph shows a correct relation between B versus R? तो V और R के बीच में कंडक्टर के लिए, सिलिंड्रिकल कंडक्टर के लिए, तो भैया जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, लेकिन एक फिक्स वैल्यू के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों, ये चार्ज कंडक्टर है। अगर चार्ज कंडक्टर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे यहां पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतने चार्ज की वजह से लगेगी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इतने चार्ज की वजह से लगेगी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे चार्ज की वजह से लगेगी। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे हम बाहर जाएंगे, बाहर जाते ही क्या हो जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सेवर्ट लॉ लगने लगेगा और 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर लगेगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे भी घटेगा। तो जब तक ये वैल्यू रहेगी क्या, b जो है वो a के बराबर रहेगा, रेडियस के बराबर रहेगा, तब तक b की वैल्यू लीनियरली बढ़ेगी, उसके बाद b की वैल्यू क्या हो जाएगी, लीनियरली घटने लग जाएगी। सेम ऐसा ही आपने पढ़ा था होगा चैप्टर क्लास 11th में, क्लास 11th में पढ़ा था। सेम ऐसा ही आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 में E और R के बीच का भी ग्राफ ऐसा ही बनता है कंडक्टर के लिए। E और R के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा ही तो बनता है, पहले लीनियरली, उसके बाद फिर घटने लगता है। क्लियर हुआ। तो ये उसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट फिगर टू डिस्प्ले अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल तो होती नहीं, कैसे होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती हैं, ऐसे। लेकिन फर्क क्या है, यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस से दिखाया गया, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर्स क्रॉस से दिखाया गया। क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना और डॉट का मतलब होता है बाहर आना। तो अगर वायर कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे जाकर के अंदर जाएगी और यहां से बाहर आएगी, कुछ ऐसे, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन उल्टा दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी।
ऐसे बनेगा। यहां से देखने पर, इस साइड से देखने पर हमें क्या दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, साउथ पोल होता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, सॉरी ये होता है ना, ये क्लॉकवाइज होता है, हाँ नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से लाइट निकलनी चाहिए, करंट निकलनी चाहिए, ये यहां से निकल रहा है, यहां से निकलेगा, यानी ये नॉर्थ पोल दिखा रहा है, जो गलत हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यहां दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल होना चाहिए। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होकर के साउथ पोल पर एंड होती हैं। यहां तो स्टार्टिंग यहां से हो रही है, इस एंड से हो रही है, यानी ये वाला नॉर्थ दिखा रहा है, जबकि इसके करंट की वजह से नॉर्थ पोल इसको होना चाहिए था। इसकी सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इसका सही रिप्रेजेंटेशन है। यहां से देखने पर हमें क्लॉकवाइज दिखाई देगा, और क्लॉकवाइज दिखेगा तो ये साउथ पोल बनेगा, और जाहिर सी बात है वो साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और यहां पहुंच जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लॉन्ग सोलेनॉइड दिया है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, यानी एन की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। और द करंट, अच्छा 20 पर सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। करंट नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 20 मिली टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड बनाना है वो कितना बनाना है, 20 मिली टेस्ला बनाना है, यानी V इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। तो B इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट इंटू एन की वैल्यू क्या है, 20/100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस, अच्छा आई की वैल्यू तो निकालनी है, आई की वैल्यू, बी की वैल्यू दिया हुआ है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 100 इंटू, अच्छा सॉरी यहां पर 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, 2000 टर्न्स पर मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर में अगर 20 टर्न है तो 1 मीटर में टर्न्स बढ़ेंगे, घटेंगे थोड़ी ना, टर्न्स बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा, अपॉन में 2000 हो जाएगा, अपॉन में 2000 इक्वल्स टू आई इंटू म्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पे करने पर क्या आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 टू द पावर -3 ऊपर, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 बचेगा, या 3 ऊपर जाएगा -5 इन अपॉन में म्यू नॉट इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर क्या, यहां पर हो जाएगा 7/4 पाई, 7/4 पाई। कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा, लगभग मिलेगा 8 एम्पियर, क्या मिलेगा 8 एम्पियर की करंट मिलेगी। ऑप्शन नंबर 8 एकदम सही। आप कैलकुलेट करके देखिएगा 7.96 आएगा, 7.96 के अप्रॉक्स आएगा, और इसने कहा क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड इज अप्रॉक्सीमेटली, तो 7.96 को सॉल्व करने पर क्या आएगा 8 एम्पियर आ जाएगा, तो 8 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग हॉरिजेंटली टुवर्ड्स ईस्ट, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कुछ ऐसा। अगर हम इसको ईस्ट, अगर इसको ईस्ट माने, इसको वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, सही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अ मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अब मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मान लीजिए ईस्ट है, ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ। अगर करंट ईस्ट की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की डायरेक्शन है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, इलेक्ट्रॉन अगर ईस्ट की डायरेक्शन में है, अगर इलेक्ट्रॉन ईस्ट की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, करंट क्या होगा, करंट होगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि जो करंट होता है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जिसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में करंट नहीं होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन मूव करता है उसमें करंट होती है ना, उस डायरेक्शन में करंट होती है। तो भैया करंट की डायरेक्शन अगर वेस्ट की तरफ और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है तो लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट अगर ईस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे है, कुछ ऐसा, करंट ईस्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा टुवर्ड्स साउथ। कैसा लगेगा, टुवर्ड्स साउथ। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये ऑप्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, अच्छा क्लोज लूप बनाती है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, ये भी सही है। मैग्नेटिक द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल सही है। यहां पर क्या कह रहा है, एंड एट साउथ पोल, क्या साउथ पोल पर एंड हो जाती है, नहीं, क्लोज लूप बनाती है, साउथ से नॉर्थ भी चलेंगी। और ये कह रहा है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एकदम सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो का इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे और उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के रेडियस अगर r है, सर्कुलर लूप की रेडियस कितनी है, r है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या होगी, B1 होगी। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r, और डिस्टेंस r पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2 है। तो B1 और B2 का रेशियो निकालना है। अभी हमने पढ़ा कि B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 की वजह से पहले निकालते हैं, एक जनरल फॉर्मूला, B की वजह से सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट NI A स्क्वायर अपॉन 2 A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ये जनरल फॉर्मूला है। अब हम क्या लगाते हैं, सेंटर पर पूछा, सेंटर पर क्या कह रहा है, 0, सेंटर पर क्या होता है, x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो B इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, म्यू नॉट NI अपॉन 2A, म्यू नॉट NI अपॉन 2A, ये B1 की वैल्यू आ गई। अब B2 निकालते हैं, कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, एट अ डिस्टेंस ऑफ R, यानी ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R हो जाएगी, यहां पर एक जगह पर R कर लीजिए। तो म्यू नॉट NI A स्क्वायर यानी R स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे R प्लस R हो जाएगा, तो 2R प्लस R यानी 2R स्क्वायर हो जाएगा, 2R स्क्वायर की पावर क्या, 3/2 हो जाएगी, 2R स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा म्यू नॉट NI R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 की पावर 3/2, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू R क्यूब, तो R क्यूब से R स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर बचेगा म्यू नॉट NI अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 3/2। यहां से देखिए तो ये वैल्यू तो B1 की ही दिख रही है ना, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू तो B1 की ही दिख रही है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक R बचेगा, हाँ R बचेगा, एक R बचेगा, तो B1 की वैल्यू दिख रही है तो क्या दिखेगा, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा B1 अपॉन 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। हमें B1 अपॉन B2 चाहिए, तो B1 अपॉन B2 हो जाएगा 2 की पावर 3/2, इसका मतलब 2√2 हो जाएगा। कहीं दिख रहा है 2√2, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस चैप्टर के 25 MCQs हमने सॉल्व किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में समझेंगे, उसके कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, तो मे भी छोटा सा चैप्टर, हाँ छोटा सा ही चैप्टर है, तो वहां से जो टॉपिक हैं, जो छोटे मोटे टॉपिक हैं, उनके कुछ MCQs हो सकता है उसी वीडियो में सॉल्व करें, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कराएं। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।